हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 9th। कंटिन्यूअसली हम आपको प्रैक्टिसेस करा रहे हैं जिससे आप अपने एग्ज़ाम को और इजीली तरीके से क्लियर कर पाएंगे। मे भी हो सकता है कि जो हम क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ते रहिएगा क्योंकि हमने बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए बना रखे हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने 8 सेट आपको कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th मॉडल पेपर, एक प्रैक्टिस सेट्स और सो स्टार्ट करते हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन जो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं उस डेटा को कलेक्शन जो करते हैं उसका संपादन किया जाता है। मतलब उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, किन किन चीज़ों के लिए हम प्रेजेंट करते हैं। कलेक्शन डेटा जो एकत्रित होता है, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उन चीज़ों समंग दैट मीन्स डेटा एंड कलेक्शन। जो डेटा को हम कलेक्ट करेंगे उसको कैसे हम किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आता है कंटिन्यूसली के लिए, पूर्णता के लिए, शुद्धता के लिए या सभी के लिए। तो इसमें हम ऑप्शन टिक कर सकते हैं सभी के लिए। जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनका यूज जो है हम सभी के लिए, इन तीनों में से नियमितता के लिए, पूर्णता के लिए, शुद्धता के लिए, इन सभी के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हम टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। उपसाधन की प्रचलित विधि क्या होती है? देखिए, उपसाधन एक उपसाधन मतलब हो गया जिसको हम लोग बोल सकते हैं राउंडेड ऑफ। जो हम करते हैं कुछ आंसर जो आते हैं, जैसे पॉइंट में आंसर आ गया तो 0.5 है तो हम उसको 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 से नीचे है तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो दैट मीन्स राउंड ऑफ, इसको हम राउंड ऑफ बोल सकते हैं, राउंडेड ऑफ। ठीक है, तो राउंडेड ऑफ का ये बोल रहा है कि प्रचलित विधि सबसे क्लोजेस्ट क्या होता है राउंडेड ऑफ में, निकटतम पूर्णांक तक हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि सबसे क्लोजेस्ट हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। अंतिम संख्या को छोड़ देते हैं, लास्ट के नंबर को छोड़ देंगे एंड लास्ट के नंबर को जोड़ करके हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, या युगांक नियम या दूसरा हम कुछ यूज मेथड यूज कर लेते हैं। तो देखिए, राउंडेड ऑफ का मतलब जैसे हमने बताया कि अगर सपोज आपके 150.55 आता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं 151 कंप्लीट कर लेते हैं। अगर 150.55 है तो हम 151 कर लेंगे। अगर 150.45 है तो इसको हम ओनली 150 लिखते हैं। सो दैट मीन्स कि राउंडेड ऑफ का मतलब होता है कि हम अगले में से ये जो नंबर आ रहा है इसके क्लोजेस्ट तक हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसका आपका जो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा निकटतम पूर्णांक तक। निकटतम पूर्णांक मतलब उसके क्लोजेस्ट में जो आएगा, उसके नियरेस्ट में। जैसे ये 55 है तो हम इसको क्लोजेस्ट में इसमें 45 और प्लस कर देंगे तो ये हमारा 51 हो जाएगा, जो उसके सबसे क्लोजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो निकटतम पूर्णांकों तक हम उस राउंड ऑफ को यूज कर सकते हैं। तो इसका हम आंसर टिक करेंगे, आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा राउंड ऑफ की मेथड ने, राउंडेड ऑफ का मेथड कौन सा नहीं है? निकटतम पूर्णांक तो होगा, ये तो अभी हमने आपको बताया है। अंतिम संख्या को जोड़ करके, अंतिम संख्या को छोड़ करके, एक संख्या को छोड़कर और एक संख्या को जोड़कर। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा मेथड इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये तो है, एक संख्या को जोड़ते भी हैं, एक संख्या को हम छोड़ भी सकते हैं। तो इसमें ये मेथड जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक संख्या को जोड़कर और एक संख्या को छोड़कर, दोनों एक साथ, एक संख्या को जोड़ा है और एक संख्या को छोड़ दिया है। तो ये ऐसा कोई भी मेथड इसमें नहीं है। अंतिम नंबर्स को हम इधर उधर कर सकते हैं बट एक संख्या कोई भी हम नहीं छोड़ सकते उसमें। तो राउंडेड ऑफ को हम कौन सा मेथड नहीं है, तो मेथड हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे, ये आपका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि निरपेक्ष विभ्रम +20 है और सापेक्ष विभ्रम +0.2 है तो वास्तविक मूल्य क्या होगा? देखिए, निरपेक्ष विभ्रम जो होता है वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्य के बीच के डिफरेंसेस को हम बोलते हैं। अनुमानित मतलब हो गया जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो प्राइस एक्सपेक्ट की थी और रियलिटी की प्राइस जो है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोलते हैं निरपेक्ष विभ्रम। ठीक है, और ये प्लस और माइनस हो सकता है, कभी प्लस भी होता है, कभी
माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है +20 है और +2 0.2 है। तो वास्तविक मूल्य क्या होगा? तो वास्तविक मूल्य धनात्मक या ऋणात्मक, दैट मीन्स प्लस और माइनस में होता है। तो इसमें से इसका वास्तविक मूल्य कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आंसर, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कोई नहीं। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर कह रहा है अगर परसेंटेज आपकी 0.2 विभ्रम का जो परसेंटेज दिया है वो -2 है तथा जो इसका अनुमानित मूल्य है, जो एक्सपेक्टेशंस प्राइस 500 है, तो वास्तविक मूल्य क्या? अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। निरपेक्ष विभ्रम जो हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि आपका अनुमानित मूल्य और वास्तविक वैल्यूज जो दोनों के डिफरेंसेस होंगे उन्हीं को बोलते हैं। यहाँ पर बोला विभ्रम अगर -2 है और हमारी अनुमानित मूल्य 500 रुपए दे रखी है, तो हम वास्तविक मूल्य क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? ठीक है, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। 500 रुपए है, ठीक है, इसको ये -2 है तो यहाँ पर हम 2% कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमें ये परसेंटेज में दिया हुआ है। तो इसका 2% आप कैलकुलेट, -2 है तो 2% अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये -10 आएगा। 500 रुपए -10 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 490। तो वास्तविक मूल्य हमारी क्या हो जाएगी? 490। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। फिर से आप देख लीजिए, अनुमानित मूल्य अगर 500 रुपए दिए हुए हैं और विभ्रम आपका -2 है, वो भी परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो वास्तविक मूल्य आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? 500 -2% है, ये परसेंटेज इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि ये परसेंटेज यहाँ दिया हुआ था। तो 2% हमने कैलकुलेट किया तो -10 आ गए। तो ये अनुमानित मूल्य जो होगा और उसको हम 10 से माइनस कर देंगे तो हमारा रियल प्राइस जो है वो 490 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 490, सी आंसर करेक्ट मान लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये स्टेटमेंट है, किसने बोला है आपको ये बताना है। पूर्ण रूप से शुद्ध माप भौतिक या आर्थिक अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्णता, सीधी रेखा या पूर्ण द्रव्य नहीं है। ठीक है, पूर्ण रूप से शुद्ध माप भौतिक या आर्थिक अस्तित्व में नहीं है, जैसे कि पूर्णता, सीधी रेखा या पूर्ण द्रव्य में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला है आपको ये बताना है। ये स्टेटमेंट किसने बोला है? ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट बोला है कि अगर शुद्धता की माप भौतिक या आर्थिक अस्तित्व में नहीं है, जैसे कि पूर्णता सीधी रेखा में या पूर्ण द्रव में नहीं है, तो ये आपके बोले हैं बोला गया है बाउले के थ्रू। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या टिक करेंगे? बाउले ने ये बताया है कि पूर्ण रूप से शुद्ध माप जो पूर्णता कंप्लीट होती है वो भौतिक या आर्थिक अस्तित्व में नहीं होती। नहीं है, क्यों नहीं? जैसे कि पूर्णता सीधी रेखा या द्रव में नहीं होता है, ठीक उसी टाइप से आपकी जो शुद्ध माप है पूर्ण रूप से भौतिक या आर्थिक अस्तित्व में नहीं होती है। ये बाउले ने स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर टिक करेंगे बाउले। नेक्स्ट आते हैं, किसने कहा था? फिर से एक स्टेटमेंट आ गया। वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता तथा सदृश्यता के साथ समूहों और वर्गों के क्रमवृद्ध करने की क्रिया है। ये स्टेटमेंट बोला गया है। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला है? तो आपको इसमें बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके थ्रू बोला गया है। स्टेटमेंट हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता और सदृशता के साथ समूहों और वर्गों में क्रमवृद्ध, मतलब सीरीज वाइज ग्रुप में और समूहों में, वर्गों में क्रमबद्धता करने की प्रक्रिया। क्रमबद्ध मतलब सीरीज वाइज यूज कर रहे हैं। तो ये किसने बोला था? तो ये आपका बोला है प्रोफेसर कोनर ने। प्रोफेसर कोनर, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता और सदृश्यता के साथ। ठीक है, वर्गीकृत तथ्यों की बात हो रही है, समानता के साथ और उसकी सदृशता के साथ ग्रुप में और वर्गों में जो कैटेगरी बनाई गई है उसमें क्रमवृद्ध, क्रमवृद्ध मतलब सीरीज वाइज करने की प्रक्रिया, ये प्रोफेसर कोनर ने बोला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्गीकरण विधि है, क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइड विधि जो मेथड होंगे कौन से होंगे? भौगोलिक वर्गीकरण, समयानुसार वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण, ये सब इसके मेथड हैं। जो आपकी वर्गीकरण विधि है, ये सारी विधि भौगोलिक, समयानुसार, गुणात्मक, ये सब सारे मेथड इसमें यूज होते हैं। ठीक है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन से एक केंद्रीय बैंक हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक, हर कंट्री का अलग अलग एक सेंट्रल बैंक होता है, हर कंट्री में होता है। तो हमारी इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई जो हमारे सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का। इसका यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा फंक्शन इस आरबीआई का फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन कौन से हैं? क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल एंड मनी सप्लाई मैनेजमेंट एंड फॉरेन मनी एक्सचेंज रूल्स। सो यहाँ पर कह रहा है साख का सृजन, साख का नियंत्रण, मुद्रा पूर्ति का प्रबंध और मुद्रा का नियमन, विदेशी मुद्रा का नियमन। तो कौन सा वर्क नहीं है? देखिए सेंट्रल बैंक जो हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो वर्क नहीं होता है वो है क्रेडिट को क्रिएट करना। कंट्रोल करता है बट वो साख का सृजन नहीं करता, क्रिएशन नहीं करता। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, सही ऑप्शन। जो इसका वर्क नहीं, बाकी सारे इसके वर्क हैं बट पहला इसका वर्क नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मुद्रा के मूल्य का फिशर का समीकरण संबंध स्थापित करता है। मुद्रा के मूल्य में फिशर का समीकरण क्या बताएगा? पहला ऑप्शन आपके पास है मुद्रा और मूल्यों के बीच प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होता है। मुद्रा और मूल्य के बीच केवल प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, आनुपातिक संबंध नहीं होते। दोनों में अपोजिट रिलेशन होते हैं और आनुपातिक रिलेशन होते हैं, या फिर दोनों के बीच केवल अपोजिट रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चार स्टेटमेंट दिए गए, तो आपको बताना है मुद्रा के मूल्य में अगर फिशर का समीकरण स्थापित करते हैं तो क्या रिजल्ट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि मुद्रा के मूल्य में, मुद्रा और उसके मूल्यों में, मुद्रा तथा मूल्यों के बीच एक डायरेक्ट रिलेशन होगा और डायरेक्ट होगा प्लस आनुपातिक, दोनों चीजें होंगी। ठीक है, मुद्रा का और मूल्य का दोनों का जो प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होगा। मतलब जैसे जैसे हमारी मांग बढ़ेगी, मुद्रा मांग बढ़ती जाएगी तो मूल्य बढ़ता जाएगा, मांग घटती जाएगी तो मूल्य घटता जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन होगा, प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, इसमें करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन को। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका इफेक्ट क्या होगा? अवमूल्यन मतलब हो गया कि देखिए, अवमूल्यन मतलब हो गया कि हमारी जो मनी की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, अवमूल्यन को हम बोल सकते हैं कि वैल्यू, जो मनी की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो अगर किसी भी कंट्री में अगर अवमूल्यन होता है, मनी की वैल्यूज कम हो रही है, अवमूल्यन हो रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? तो देखिए, अवमूल्यन को बेसिकली हम लोग, जैसे मनी की वैल्यू कम हो रही है तो इससे इफेक्ट क्या होता है? इससे हमारी कंट्री की जो वैल्यू है अनदर कंट्री के अकॉर्डिंग वो वैल्यू कम हो जाती है। तो इफेक्ट क्या होगा? जब हमारी वैल्यू कम हो जाएगी तो हम जो चीजें बाहर से मंगाएंगे वो हमें महंगी पड़ेंगी और हमारी जो चीजें जाएंगी वो उनके लिए सस्ती हो जाएंगी। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारा जो इम्पोर्ट है वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि हमारी चीजें अगर महंगी हो रही हैं, हमारे मनी की वैल्यूज अगर कम हो रही है, तो अगर हम 1 रुपए की चीज बाहर से मंगा रहे हैं, ठीक है, तो हम तो उनको ज्यादा पैसा पे करेंगे। दैट मीन्स कि हमारा आयात महंगा हो जाएगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कि हम जो चीजें मंगाएं, क्योंकि हमारी वैल्यू महंगी हो गई, हम जो बाहर चीजें भेजेंगे, जो पैसे हमने कुछ खरीदा और हम बाहर कुछ भेजेंगे तो वो हमें महंगा पड़ेगा, और जो चीजें हम निर्यात करेंगे, हमारे थ्रू जो चीजें जाएंगी वो पेमेंट करेंगे तो उनके लिए सस्ता हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं अवमूल्यन, मतलब कि बाहरी कंट्री में हमारी मनी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक,
तो इससे आपकी जो इम्पोर्टेड है, इम्पोर्ट आपका कॉस्टली हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, बट आप जो निर्यात करोगे, आप अपना गुड्स अगर बाहर बना करके भेज रहे हो तो वो आपको सस्ता हो जाएगा, और आप अगर बाहर से वही गुड्स खरीद लेंगे कोई महंगा, तो वो आपके लिए महंगा पड़ जाएगा। तो ये अवमूल्यन का इफेक्ट होगा कंट्री में, ठीक है, कि आयात महंगे हो जाएंगे और निर्यात सस्ते हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, व्यावसायिक मंदी से निपटने के लिए किन्सन सिद्धांत विशेष रूप से किस नीति को अपनाए जाने का सुझाव देते हैं? किन्सन्स प्रिंसिपल्स स्पेशली कौन सी पॉलिसीज को एक्सेप्ट करने के लिए, अडॉप्ट करने का आपको एडवाइस दे रहे हैं? किस चीज के लिए? व्यावसायिक मंदी से निपटने के लिए किन्सन सिद्धांत स्पेशली किस टाइप की पॉलिसी को अडॉप्ट करने का एडवाइस देता है? मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, कृषि नीति एंड पर्यावरण नीति। तो देखिए, व्यावसायिक मंदी से निपटने के लिए किन्सन सिद्धांत जो स्पेशली जो नीति अपनाते हैं वो होती है आपकी राजकोषीय नीति, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या टिक करेंगे आप? सेकंड, बी नंबर का ऑप्शन टिक करेंगे कि राजकोषीय जो किन्सन सिद्धांत हैं वो स्पेशली ये बोलते हैं कि अगर व्यावसायिक मंदी आई है तो हम राजकोषीय नीति को अडॉप्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, हम क्रेडिट को बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, स्फीतिकारी प्रवृत्तियों का नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर इन्फ्लेशन आ गया तो इन्फ्लेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बैंक रेट से, रेपो रेट से, कैश रिजर्वेशन रेशियो से, सर्वाधिक नकदी अनुपात। तो ये चार टाइप के आपको दिए गए हैं, तो हम किन से क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं? बैंक रेट, रेपो रेट और आरक्षण नगद आरक्षण अनुपात और सर्वाधिक नगदी अनुपात। तीन टाइप के चीजें आपको दी गई हैं, तो हम इससे किससे कर सकते हैं? तो हमारे पास बैंक रेट है, रेपो रेट है, नगद आरक्षण है और सावधिक नकदी अनुपात है। तो इसमें जो यूज हो जाएगा 1 2 3 सभी सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। बैंक रेट भी यूज कर सकते हैं, रेपो रेट भी यूज कर सकते हैं, नकदी अनुपात भी यूज कर सकते हैं, नगद आरक्षण अनुपात भी यूज कर सकते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन आता है इसको कंट्रोल करने के लिए ये सारे मेथड रिजर्व बैंक के थ्रू यूज किए जाते हैं या वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा नेशनलाइज कॉमर्शियल बैंक है। इंडियाज लार्जेस्ट बैंक, कॉमर्शियल बैंक, सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक हमारी इंडिया का सबसे बड़ा जो कॉमर्शियल बैंक होगा उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंकों में सबसे बिगेस्ट बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, रिजर्व बैंक के थ्रू अगर नोट इश्यूज होते हैं तो कौन से पद्धति या कौन से रूल को यहाँ पर पॉलिसी का अनुसरण किया जाता है, मतलब अडॉप्ट करते हैं। स्पेशली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर रिजर्व बैंक के थ्रू नोट इश्यू होते हैं तो कौन सी पॉलिसीज को वो यूज करते हैं, कौन से प्रिंसिपल को यूज करते हैं नोट को इशू करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, रिजर्व बैंक जो होता है वो मिनिमम 200 करोड़ रुपए रिजर्व रखना कंपलसरी रिजर्वेशन है, 200 करोड़ का, ठीक है। तो 200 करोड़ की मिनिमम इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप नोट इशू कर पाएंगे। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी पद्धति आप यूज करोगे, तो ये हो जाएगा न्यूनतम कोष, मिनिमम फंड मेथड, इतना तो आपको रिजर्व में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, ठीक। चलिए अब अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देते हैं, तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि
आपका जो रिजर्व बैंक है, अगर वो रिजर्व बैंक अपने कॉमर्शियल बैंकों को जिस रेट पे लोन दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंकों को रिजर्व बैंक के थ्रू लोन मिलता है तो उस रेट को क्या बोलेंगे? तो उस रेट को हम बोलेंगे रेपो रेट। कौन सा रेट बोलेंगे? रेपो रेट बोलेंगे। ठीक है, ये एक ऐसा रेट होता है जिसपे रिजर्व बैंक अपने कॉमर्शियल बैंकों को लोन प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो रेपो रेट हो जाएगा। ठीक, कौन से देसी बैंकर्स अंतर्गत नहीं है? इसमें देसी बैंकर्स के अंतर्गत नहीं आते हैं। देसी बैंकर्स मतलब हो गए जो जैसे महाजन, सराफ, शेट्टी। सो दैट मीन्स है कि ये जो गांव में पहले यूज होते थे, तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये नहीं आता देसी बैंकर्स में। ठीक है, महाजन है, सराफ है, साहूकार हैं, ये सारे सब आएंगे। बट ये जितने हैं सब आ जाएंगे, बट ये आपका जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ये देसी बैंकर्स में नहीं आता। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं आते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है? तो सेंट्रल बैंक का फिर से वही क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है क्रेडिट का क्रिएशन, साख सृजन करना सेंट्रल बैंक का वर्क नहीं है। तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हम मान लेंगे। चल, अब आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एशियन विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पर है? आपको ये बताना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका ऑफिस बेसिकली है फिलीपींस में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो ऑफिस बनाया गया है वो फिलीपींस में बनाया गया है। तो फिलीपींस में कहाँ पर बनाया गया है? तो फिलीपींस में आपका आ जाएगा मनीला। ये फिलीपींस में है, तो फिलीपींस का मनीला में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ये फिलीपींस में मनीला। तो यहाँ पर फिलीपींस में इसका इस स्टेट में बनाया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मेन ऑफिस, दैट मीन्स हेड ऑफिस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट सेक्टर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रूरल बैंक स्टैब्लिश किया गया था, कब किया गया था? तो स्टैब्लिश किया गया था 1975 में। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1975 में। ठीक है, तो ऑप्शन हम क्या टिक करेंगे? पहला ऑप्शन लिखेंगे 1975, जो फर्स्ट आपका रूरल एरियाज के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो बेसिकली हम बोल सकते बनाया गया था वो था 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड क्या बना रहा है? तो माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड जो क्रिएट कर रहे हैं उसको बोलेंगे नाबार्ड। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो ये नाबार्ड जो है वो माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड बना रहा है, नाबार्ड को बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं? अब इसमें से बताना है कौन अर्थशास्त्री नहीं है। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री इसमें से नहीं है कौन है? मिल है, जेबी से, एडम स्मिथ और जेएम किन्स। इसमें आपको बताना है कि कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है। तो जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मतलब जो काफी फेमस है, जो नहीं है वो है जेएम किन्स, जो बहुत प्रतिष्ठित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आप क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपको डाउट लगते हैं कि हाँ इस चीज में ये डाउट है या ये आपको पूछना चाहिए, तो आप प्रॉपर कमेंट के थ्रू जो भी आपको क्वेश्चंस पुटअप करने हैं या कुछ आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तो हम उसको और इजीली आप तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधि को चुनना है। परिमाणात्मक साख नियंत्रण में बहुत सारी विधियां आती हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही, नैतिक अनुनय, परिवर्तन जमा अनुपात और नगद जमा अनुपात, कैश डिपॉजिट रेशियो। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि कौन सी विधि है इसमें से।
तो परिमाणात्मक साख नियंत्रण में इसमें से जो विधियां आती वो आती हैं परिवर्तन जमा अनुपात। ये परिमाणात्मक साख नियंत्रण है। जो क्रेडिट को कंट्रोल करने का एक मेथड है उसमें से ये मेथड भी है परिवर्तनीय जमा अनुपात। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चंस को। सेल्स टैक्स क्या है? सेल्स टैक्स क्या है? ठीक है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, या दोनों है, या इसमें से कोई भी नहीं है। तो सेल्स टैक्स हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जब हम लिखते हैं टू सेल्स टैक्स करके लिखते हैं, दैट मीन्स सेल्स टैक्स हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हम करेक्ट कर लेंगे अप्रत्यक्ष कर, दैट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स, ये सेल्स टैक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के लिए आपकी जो रेवेन्यू के मुख्य मेन सोर्सेस, स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू के मेन सोर्सेस कौन कौन से हैं? इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी या रेवेन्यू टैक्स? तो सेल्स टैक्स ये बहुत बड़ा हमारा रेवेन्यू का सोर्स है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो राज्य सरकार के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? तो राज्य सरकार के लिए आय का मुख्य स्रोत हो जाएगा हमारा सेल्स टैक्स, बिक्री कर। ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लिए सबसे मेन रेवेन्यू है सेल्स टैक्स का। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए। कर लगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? टैक्स लगाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो टैक्स लगाने का मेन ऑब्जेक्ट होता है हमारा गवर्नमेंट के लिए फाइनेंस का अरेंज करना, वित्त पोषण करना सरकार का, दैट मीन्स सरकार को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना, ये टैक्स लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन मान लिया जाएगा, सरकार का वित्त पोषण करना। ठीक है, नेक्स्ट, पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन अल्पकाल में जब फर्म को लॉस होता है, लॉस हो रहे होते मतलब लॉस हो रहा है, तो बाजार से बाहर होने की स्थिति है। अगर परफेक्ट कंपटीशन में कोई परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, उसमें कोई फर्म होती है, तो उस फर्म को अगर लॉस हो रहा है तो लॉस की कंडीशन, अब वो बाहर निकलना चाहता है क्योंकि उसको लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो बाजार की स्थिति बाहर होने में क्या स्थिति होनी चाहिए? कीमत औसत लागत से कम होनी चाहिए, कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से भी कम होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो जो प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस में आप परफेक्ट कंपटीशन से बाहर आ सकते हैं। अगर लॉस हो रहा है तो उसे बाजार से बाहर होने की स्थिति तभी होती है जब आपकी प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत से भी कम हो जाती है, उससे भी नीचे आ जाती है, तब आप मार्केट से, बाजार से बाहर आ सकते हैं, अगर परफेक्ट कंपटीशन में आपको लॉस हो रहा होता है तो। ठीक है, तो ऑप्शन हम क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर दूसरा, बी ऑप्शन टिक करेंगे कि अगर हमें बाहर आना है तो इसके लिए हमारी कीमत जो हमारी औसत परिवर्तनशील लागत से भी कम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, एक उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में होता है, सेटिस्फाइड हो गया, तो तटस्थता वक्र डैश स्पर्श रेखा होती है। तटस्थता वक्र स्पर्श रेखा किसको स्पर्श करते हैं? दैट मीन्स अ कीमत रेखा, प्राइस लाइन को हम स्पर्श करेंगे अगर उपभोक्ता, दैट मीन्स कंज्यूमर, संतुलन, दैट मीन्स बैलेंस की कंडीशंस में होता है, तो तटस्थता वक्र कीमत रेखा पर स्पर्श करते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी आंसर। ठीक है, स्वतः स्फूर्त अवस्था किस अर्थशास्त्री के विकास सिद्धांत से संबंधित है? स्वतः स्फूर्त अवस्था, स्वतः स्फूर्त अवस्था का मतलब होता है कि जो इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन ये कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री के विकास सिद्धांत से संबंधित है। तो स्वतः स्फूर्त अवस्था जो है, रोस्टोव एक अर्थशास्त्री हैं, उनके सिद्धांत से ये मैच करता है या संबंधित है, स्वतः पूर्ण अर्थव्यवस्था। ठीक है, स्वतः पूर्ण अवस्था कंडीशन रोस्टोव के। सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था?
तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसे कौन से अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत को अर्थशास्त्री ने दिया था। तो कौन से अर्थशास्त्री थे? तो माल्थस हमारे एक ऐसे अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिक्स हैं, जिन्होंने ये बताया था कि जनसंख्या सिद्धांत कैसे कैसे लागू किया। जनसंख्या सिद्धांत के बारे में सबसे पहले इन्होंने माल्थस बताया, माल्थस थ्योरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का संबंध है। किससे सब उत्पत्ति के नियम और पैमाने के प्रतिफल का संबंध होता है? इस आपको सीरियल से बताना है। अल्पकाल, दीर्घकाल, दीर्घकाल अल्पकाल, या दीर्घ दीर्घ लॉन्ग टाइम, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन या शॉर्ट रन। तो ये जो अगर हम इसको सीरीज वाइज करेंगे तो पहले शॉर्ट रन होता है, बाद में लॉन्ग रन आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, पहले शॉर्ट रन आता है फिर लॉन्ग रन आता है। तो ये ऑप्शन सी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, नाइट का लाभ सिद्धांत क्या होता है? इस लाभ को, लाभ सिद्धांत में लाभ को क्या बोलेंगे? जोखिम उठाने का प्रतिफल मानते हैं, अनिश्चितता उठाने का प्रतिफल मानते हैं, साहसी का पुरस्कार मानते हैं, या इसमें से कुछ भी नहीं मानते हैं। ठीक है, तो देखिए नाइट का लाभ सिद्धांत अगर लाभ हो जाता है तो ये जो होता है वो होता है अनिश्चितता उठाने का, अनिश्चितता उठाने का प्रतिफल माना जाता है। प्रतिफल मतलब रिजल्ट माना जाएगा, अनिश्चितता उठाने का रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसका इंश्योरेंस नहीं हुआ और वो डैमेज हो गया, उसके डैमेज होने पे आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, बट फिर भी आप उसको, उससे प्रॉफिट जनरेट कर ले रहे हैं किसी भी तरीके से, तो ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं हम अनिश्चितता उठाने का प्रतिफल। उससे जो प्रॉफिट मिलेगा वही आपका नाइट का लाभ सिद्धांत है। प्रॉफिट प्रिंसिपल नाइट का वही है कि जो भी इंश्योरेंसेबल चीज है कि उसका इंश्योरेंस होना चाहिए बट नहीं हुआ और लॉस हो गया, लॉस होने की कंडीशंस में भी आपने, क्योंकि वो डैमेज हो गया तो लॉस हो गया, उससे भी आपने प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, तो ऐसे सिद्धांत को बोलेंगे नाइट का लाभ सिद्धांत। उसको अनिश्चित था, एकदम डिसाइडेड भी नहीं था, अनिश्चित था, बट फिर भी हमने रिस्क लेकर के उससे प्रॉफिट जनरेट कर लिया। अनिश्चितता उठाने का प्रतिफल माना जाएगा, तो नाइट का लाभ सिद्धांत यही होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट मान लिया जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में एक फर्म की साम्य स्थिति। देखिए परफेक्ट कंपटीशन मतलब होता क्या है? तो परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है? जहां पर वेयर द लार्ज नंबर ऑफ दिस बायर एंड द लार्ज नंबर ऑफ दिस सेलर। सो जिस मार्केट में आपके ढेर सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर, ढेर सारे बायर होंगे, एंड द लार्ज नंबर ऑफ दिस सेलर, ढेर सारे हमारे सेलर भी होंगे। तो जहां पर बायर और सेलर ढेर सारे होंगे तो जो बायर होता है वो हमारी प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। अब जहां पर हमारे एक ही सेलर है या एक ही बायर है तो वो प्राइस को अफेक्ट कर सकता है, अनिश्चितता हो सकती है, उसमें अफेक्शन हो सकता है। बट परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ दिस बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ दिस सेलर। जहां पर ढेर सारे बायर होंगे और ढेर सारे सेलर होंगे तो वहां पर बायर प्राइस को अफेक्ट नहीं कर पाएगा, वहां पर सारी चीजें इक्वल होंगी। तो परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग टर्म या लॉन्ग रन में एक फर्म की स्थिति यही बनती है कि सब बराबर होंगे, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे? ए आर, एम आर और सी आर ये तीनों बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या ऑप्शन टिक करेंगे लॉन्ग रन के लिए? लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, ये तीनों बराबर होंगे। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट फिर आता है परफेक्ट कंपटीशन में तुलना में एकाधिकार प्रतियोगिता, मोनोपोली एकाधिकार प्रतियोगिता के संबंध में बताना है कि क्या चीजें सही हैं। निजी कीमत अधिक उत्पादन, अधिक कीमत कम उत्पादन, सीमांत लागत के बराबर होती है, या न्यूनतम औसत लागत पर उत्पादन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि परफेक्ट कंपटीशन की तुलना में मोनोपोली, परफेक्ट एकाधिकार प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता में दोनों के बीच जो रिलेशंस हैं उसकी तुलना में बताना है कि क्या चीजें सही हैं। तो देखिए यहाँ पर जो चीजें सही आंसर आ जाएगा
वो होगा कम औसत लागत पर, न्यूनतम औसत लागत पर प्रोडक्शन करना। ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट माना जाएगा, आंसर नंबर डी, न्यूनतम औसत लागत पर, कम लागत पर, एवरेज कॉस्ट पे हमारा प्रोडक्शन करना, ये सही ऑप्शन माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, मार्शल के थ्रू व्यापार की शर्तों का निर्धारण वहां होता है जहां दो देशों के प्रस्ताव वक्र, अब दो प्रपोजल कर्व जो आता है मार्शल के अकॉर्डिंग, ये मार्शल ने बोला है, मार्शल के अकॉर्डिंग्स क्या है, मार्शल के अकॉर्डिंग्स ये बोला गया है कि आपके बिजनेस कंडीशंस के अकॉर्डिंग वहां वहां पर जो शर्तें लगती हैं, जहां पर दो कंट्रीज के प्रपोजल कर्व जो होते हैं, प्रस्ताव कर्व, वो क्या होते हैं, स्पर्श करते हैं, बराबर होते हैं, जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, या फिर आपके इसमें से कोई नहीं होते। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो व्यापार का निर्धारण है वहां पर होता है जब दो देशों के प्रस्ताव वक्र एक दूसरे, जब दो देशों के प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को जब तक काटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, वो वक्र कटना चाहिए, तभी हम व्यापार की शर्त को निर्धारित करेंगे। प्रस्ताव वक्र कट होना चाहिए दो कंट्री के, तो काटते हैं, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, काटना, दोनों के जो प्रस्ताव वक्र हैं दोनों कंट्रीज के वो कट होने चाहिए एक ही पॉइंट पे। ठीक है, तो जब वो कट हो जाएंगे तो हमारी व्यापार की शर्तों का निर्धारण हो जाता है। ठीक, ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है, यहां पर आपको बताना है कि टैक्स नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के, सीमा कर, आय कर, निगम कर और भू राजस्व। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सीमा टैक्स मतलब जो बाउंड्रीज पे टैक्स लगते हैं, इनकम टैक्स भी है, म्यूनिसिपल टैक्स भी है, तो कौन सा टैक्स नहीं है, राजस्व, भूमि राजस्व, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है, भूमि राजस्व। ठीक है, ये सेंट्रल बैंक का टैक्स नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, सीमांत उपयोगिता जब शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता क्या होगी, आपको ये बताना है कि जब सीमांत उपयोगिता एकदम शून्य हो गई, जीरो हो जाती है, तो कुल उपयोगिता क्या होगी, जब सीमांत उपयोगिता जीरो होगी तो कुल उपयोगिता एकदम अधिक हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है, अधिकतम हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब सीमांत उपयोगिता जीरो होगी तो कुल उपयोगिता बढ़ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट जो हमारा सीमांत उपयोगिता अगर जीरो होती है तो कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता से अधिक हो जाती है, मतलब उससे ज्यादा हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, तो हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वेजेस फंड थ्योरी क्या बोलती है, वेजेस फंड थ्योरी बनाया किसने, एडम स्मिथ ने, माल्थस ने, फैनलर ने, या इसमें से किसी ने नहीं बनाया। तो ये जो वेजेस फंड थ्योरी है ये बनाया हमारे एडम स्मिथ ने। ठीक है, एडम स्मिथ ने बनाया है हमारा मजदूरी कोष सिद्धांत या वेजेस फंड थ्योरी, एडम स्मिथ ने डिफाइन किया है इसको, तो ऑप्शन हम लिखेंगे एडम स्मिथ। नेक्स्ट, शून्य बजट, शून्य आधार बजट, दैट मीन्स जीरो बेस बजट का मतलब क्या होता है, जीरो बेस बजट का मतलब क्या होता है, जीरो बेस बजट का मतलब होता है कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, सब सारे एक्सपेंसेस को हम इस टाइप से ट्रीट करते हैं जैसे वो एकदम नया एक्सपेंस है, पुराना एक्सपेंस है ही नहीं है। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस को, तो जीरो बेस बजट का मतलब यही होता है। तो इसमें जो ऑप्शन टिक होगा वह कि प्रत्येक आइटम जो मदे हैं इस प्रकार से विचार करना है कि वह नई है, जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी आप एक्सपेंसेस लिखेंगे वहां पे, जितने भी एक्सपेंसेस के जो भी हेड होंगे उन सारे हेड में जो आइटम्स लिखेंगे आप, उनको ऐसे ट्रीट करना है कि जैसे वो नए एक्सपेंसेस हो, तो उसको जीरो बेस बजट बोलते हैं, शून्य बजट। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्री फ्लोशन विनिमय दरों की प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा की मांग और पूर्ति के बीच एडजस्टमेंट निम्न में से किसके थ्रू किया जाता है, जो फ्री फ्लोशंस विनिमय दरों की प्रणाली में मुद्रा की मांग और पूर्ति के बीच समायोजन करते हैं, उसमें आ जाएगा किनके किनके बीच होता है, घरेलू कीमतों में बढ़ाना और करेंसी की मूल्य में डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास मतलब डेप्रिसिएशन, मतलब दोनों आंसर हो जाएगा,
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। दोनों घरेलू कीमत में वृद्धि भी करनी है और करेंसी में डेप्रिशिएट भी लगेगा, डेप्रिशिएट भी होगा करेंसी की मूल्य ह्रास के द्वारा। मूल्य ह्रास मतलब डेप्रिशिएशन भी इसमें होगा करेंसी में। ठीक है, तो दोनों आंसर इसमें करेक्ट हो जाएंगे, फ्री फ्लोशन में दोनों ऑप्शन करेक्ट माने जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं औसत उत्पादन लागत वक्र और औसत विक्रय लागत वक्र को किस प्रकार से जोड़ करके हम कुल औसत लागत वक्र को प्राप्त करते हैं। दैट मीन्स APC प्लस एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस सेल्स कॉस्ट एवरेज सेल्स कॉस्ट, कैसे हम इन दोनों को जोड़ दें कि इन दोनों को जोड़ने पर जो हमारा एवरेज कॉस्ट वक्र प्राप्त हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट कर्व ये जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा कि इसको हम कैसे जोड़ दें, दोनों को हम कैसे जोड़ दें कि हमारा औसत लागत कुल औसत लागत वक्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्षैतिज या लंबावत इसमें पूछ रहा है कि आपका दोनों में से किस प्रकार से हम जोड़ें, तो दोनों ही आंसर, पहला या दूसरा, ये दोनों ही आंसर ए और बी किसी भी प्रकार से अगर हम जोड़ देते हैं एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट और एवरेज सेल्स कॉस्ट को किसी भी टाइप से जोड़ देंगे तो हमारा जो कॉस्ट वक्र है, औसत लागत वक्र है, वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन हम टिक कर लेंगे, सी। नेक्स्ट, कॉब डगलस उत्पादन फलन में उत्पादन के साधनों की कॉब डगलस उत्पादन फलन में उत्पादन के साधनों की प्रतिस्थापना लोच होगी। तो कॉब डगलस उत्पादन फलन में उत्पादन के साधनों की प्रतिस्थापना लोच क्या हो जाएगी, स्थिर नहीं है, इकाई के बराबर है, इकाई से अधिक है या इकाई से कम होती है। तो उत्पादन फलन में उत्पादन के साधनों की प्रतिस्थापन लोच जो आएगी वो हमारी इकाई के बराबर आएगी, इसके बराबर आ जाएगी, इकाई के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें आंसर हम टिक करेंगे, आंसर नंबर बी, इकाई के बराबर उत्पादन फलन में उत्पादन के साधन की जो प्रतिस्थापन लोच है वो हमारी इकाई के बराबर बराबर आने लगेगी। ठीक, नेक्स्ट, ISLM विश्लेषण में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का परिणाम होगा। IS और LM विश्लेषण में अगर मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का परिणाम देखेंगे तो IS वक्र दाहिनी ओर खिसकेगा, IS वक्र बाईं ओर खिसकेगा, LM का बाईं ओर खिसकना या LM का दाहिनी ओर खिसकना। तो आपको ये बताना है कि IS और LM विश्लेषण में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का परिणाम क्या होगा। अगर मुद्रा पूर्ति बढ़ रही है तो उसके बढ़ने का परिणाम क्या होगा, IS और LM। तो दो ऑप्शन दिए हुए, ये बढ़ेगा, दाहिनी ओर बढ़ेगा, बाईं ओर बढ़ेगा, ये दाहिनी ओर बढ़ेगा या बाईं ओर बढ़ेगा। तो इसमें मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का जो परिणाम आ जाएगा ISLM में, ये LM को दाहिनी ओर और बढ़ाता चला जाएगा। ठीक है, तो ISLM विश्लेषण में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का परिणाम क्या होगा, LM का जो वक्र आएगा वो धीरे धीरे दाहिनी ओर बढ़ता चला जाएगा। तो इसको हम आंसर को टिक करेंगे, आंसर नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में बाधक हो सकता है। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में बाधक हो सकता है लोचशील मजदूर रेट, लोचशील कीमत, ऐच्छिक बेरोजगारी, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और गैर लोचशील ब्याज दर। ये बाधक हो सकता है गैर लोचशील ब्याज दर। जब पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति का मतलब पूरी तरीके से जब हम रोजगार प्राप्त कर लेते हैं तो इसमें कौन बाधक हो सकता है, तो बाधक हो सकता है गैर लोचशील ब्याज दर। इस पूर्ण रोजगार प्राप्ति में बाधक कभी कभी बन सकते हैं।
तो इसमें हम आंसर टिक करेंगे ये वाला, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। बजट एक टूल्स है, यंत्र है, राजकोषीय नीति का है, मौद्रिक नीति का है, आर्थिक नीति का है, या किस नीति का है? तो निर्यात नीति, आर्थिक, मौद्रिक, राजकोषीय नीति। तो आपका जो बजट एक यंत्र है, ये यंत्र है आपकी राजकोषीय नीति का यंत्र माना जाएगा। ठीक है, कौन सी नीति का यंत्र माना जाएगा? राजकोषीय नीति का यंत्र माना जाएगा। ठीक। भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई के गवर्नर। जो हमारा वित्त आयोग है उसको गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? तो वित्त आयोग का जो गठन करते हैं भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या आरबीआई के गवर्नर। तो हमारा जो फाइनेंस कमेटी जो बनेगी उसका गठन करेगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के थ्रू गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राष्ट्रपति के थ्रू ये क्रिएट किया जाएगा। भारत में वित्त आयोग का जो गठन किया जाएगा वो वित्त आयोग का गठन हमारा राष्ट्रपति के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यदि मांग पूर्णतः बेलोचदार हो तब कर का संपूर्ण भार पड़ेगा। मांग अगर पूर्णतः बेलोचदार है तो कर का भार किस पे पड़ेगा? मांग अगर पूर्णतः बेलोचदार हो जाती है तो जो टैक्स का बर्डन है वो टैक्स का बर्डन बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मांग पूर्णतः बेरोजगार है तो टैक्स का बर्डन बढ़ जाएगा, और टैक्स का बर्डन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, टैक्स की बर्डन बढ़ने के साथ साथ हमारा जो पूरा प्रेशर आ जाएगा वो पूरा प्रेशर हमारे क्रेता, परचेजर के ऊपर आएगा। कीमत महंगी हो जाएगी, जो वस्तुएं होंगी उनके गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस होगी वो बढ़ जाएगी, टैक्स बढ़ेगा तो उनकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो पूरा का पूरा बर्डन जो है वो परचेजर के ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम ऑप्शन टिक करेंगे, परचेजर के ऊपर आ जाएगा पूरा बर्डन। ठीक, तो पूर्णतः अगर मांग पूरी तरीके से बेलोचदार हो जाती है तो टैक्स का बर्डन बढ़ता जाएगा, और टैक्स का बर्डन अगर पूरी तरीके से बढ़ जाएगा तो उसको पूरा, क्योंकि गुड्स महंगे हो जाएंगे, जब महंगे हो जाएंगे तो आप जो परचेजर होगा वो उसको पूरा पूरा टैक्स फिर से पे करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली पूरा बर्डन किसके ऊपर जाएगा? वो परचेजर के ऊपर चला जाएगा। तो ऑप्शन हम टिक करेंगे हमारे क्रेता के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट, पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया है। सबसे पहले राष्ट्रीय आयोग, श्रम आयोग का गठन किया गया था, किस ईयर में गठन किया गया था? तो ईयर हमारा है 19, पहला राष्ट्रीय श्रम आयोग गठित किया गया था। पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग गठित किए गए थे 1966 में। जो हमारा पहला राष्ट्रीय आयोग है, श्रम आयोग है, जो गठित किया गया था वो गठित किया गया था 1966 में। ठीक है, जो भी यहाँ पर हमने आपको भी क्वेश्चंस बताए हैं उन सारे क्वेश्चंस में से अगर आपको कुछ डाउट लगता है कि किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट है, या आप कुछ और क्वेश्चंस पुटअप करना चाहते हैं, जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं या जो हमने कुछ क्वेश्चंस बताए हैं उस क्वेश्चंस में आपको कुछ डाउट लगता है, तो आप प्रॉपर कमेंट करके उस डाउट्स की कंफर्मेशन आप ले सकते हैं। या कोई और क्वेश्चंस है जो आप पूछना चाहते हो, जो आपको डाउट लग रहा है कि इसके क्वेश्चंस के ये आंसर भी हो सकते हैं, तो आप उसको भी बता करके आप करेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपके हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कराए हैं। मॉड्यूल आपका जो कंप्लीट हुआ है मॉड्यूल 9, जिसमें हमने आपको कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए। इसके पहले भी जो हमने आपको वीडियोस बनाई थी उन बहुत सारी वीडियोस में हमने लगातार आपको प्रैक्टिस कराई है, कई सारे सेट्स हमने आपको कंप्लीट कराए। तो आप कंटिन्यूअसली हमारे साथ बने रहिए, और भी हम प्रैक्टिसेस आपको
कराते रहेंगे, जितनी भी और सारे प्रैक्टिसेस हमारे पास हैं वो सारे प्रैक्टिस हम आपको कराते रहेंगे, और थ्योरी भी हम आपको कंटिन्यूअसली थ्योरी की क्लासेस भी दे रहे हैं। तो डीपली उसमें भी क्लासेस आप ज्वाइन करिए और उसको डीपली नॉलेज वहाँ से लेते रहिए और ये प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है, जिससे आप अपने एग्जाम में और क्लोज पहुंच पाएंगे और इजीली तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।